बाल्टी कितने रुपए का होता है? मैंने 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए का भी बाल्टी देखा है, बट क्या आपने कभी 26,000 रुपए का बाल्टी देखा है? जी हाँ, ऐसे बाल्टीज एग्जिस्ट करते हैं वैसे। और जब आप व्हाट्सएप पे किसी को ओरिजिनल फाइल भेजते हो तो एक रैंडम नंबर जनरेट होता है कुछ ऐसा। इसका भी एक मतलब होता है जो कि आपको जानना चाहिए। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। फैक्ट नंबर 20। एक मैं आपको इमेज दिखाने वाला हूँ, इसके ऊपर बहुत डिबेट हुआ था। क्या है कि इस इमेज में देखो, आपको डोर नजर आ रहा होगा, एक दरवाजा नजर आ रहा होगा, बट आपको पता है ये मार्स का पिक्चर है। अब क्या है कि मार्स का जो क्यूरियोसिटी रोवर है उसने एक इंटरेस्टिंग सा इमेज कैप्चर किया, ये वाला। ऐसा लगता है कि ये कोई बनाया हुआ डोरवे है और अंदर कुछ मिस्टीरियस होगा। 7 मई 2022 को इसको लिया गया था। बहुत लोग कह रहे थे कि ये मे भी कुछ संकेत हो सकता है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नासा ने ये कहा कि ये जस्ट एक कोइंसिडेंस है। ऐसा डोर जो बना है वो ओवर टाइम रॉक के नेचुरल कारणों से बना है, बट देख के लगता नहीं है, लेकिन सही में एकदम परफेक्ट डोर लग रहा है ये देखने में। मार्स पे ऐसा कुछ मिलना सही में बहुत गजब बात है। अब मुझे इंतजार है उस दिन का जिस दिन रियल का एक हड्डी मार्स पे दिख जाए। जिस दिन फॉसिल या ऐसा कुछ दिखा ना मार्स पे, तबाही मच जाएगी वैज्ञानिकों के दुनिया में। फैक्ट नंबर 19। जो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है, जहाँ पे दुनिया के सबसे फाड़ू एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, वो बहुत ही गजब जगह है। ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर सर्न में मौजूद है, स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे गॉड शिव का एक कॉस्मिकल डांस का रिप्रेजेंटेशन जो है उसका मूर्ति भी रखा गया है। तो उसी जगह पे जो मैं बताया ना आपको, पेंटा क्वार्क बना रहे हैं और टेट्रा क्वार्क बना रहे हैं। जी हाँ, पेंटा क्वार्क, टेट्रा क्वार्क, अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। और गॉड पार्टिकल, ये सब जो चीजें हैं, सबकी एक्सपेरिमेंट्स यहीं पे होती है। यहाँ पे लिटरली 2 एटम्स को टकराया जाता है एक दूसरे से। और आप यकीन नहीं करोगे, हर दिन ऐसी ऐसी डिस्कवरीज होती है जो कि ब्रेक थ्रू होती है। बस आप तक ये न्यूज सब पहुंचता नहीं है। टीवी खोलोगे तो ये वो पॉलिटिक्स ये वो रहेगा। इंडिया में तो साइंस न्यूज तो आता है नहीं, कहां से पता चलेगा। बट विज्ञान के नाम पे जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल स्थल है वो स्विट्जरलैंड का लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर है। फैक्ट नंबर 18। क्या आपने कभी एक सिंगल एटम का पिक्चर देखा है? आपने ऐसा आर्ट तो देखा ही होगा कि हाँ ये एटम है, एटम 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 1000 बार सुने हो, लेकिन एटम का रियल पिक्चर देखा है? जूम्ड स्टेट में नहीं, बल्कि एक नॉर्मल फोटो में भी एटम क्या दिख सकता है? इसका आंसर है हाँ। पहले इन आर्टिकल्स को अपने स्क्रीन पे देखो। ये जब रिलीज हुआ था तब पूरे इंटरनेट पे तहलका मच गया था। ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्ट्रोंटियम एटम है। ये ऑक्सफोर्ड के एक स्टूडेंट द्वारा कैप्चर किया गया था एंड इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई एटम इतना क्लियर विजिबल हुआ। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड में एक सिंगल एटम, सिंगल सस्पेंडेड एटम है। फैक्ट नंबर 17। ये एक गजब सा फैक्ट है। धरती और चांद के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस 4 लाख का होता है। धरती चांद के बीच में डिस्टेंस थोड़ा थोड़ा चेंज होते रहता है, थोड़ा मोड़ा, लेकिन वो डिस्टेंस कुछ कम डिस्टेंस नहीं है। 4 लाख किलोमीटर मतलब आप समझ रहे हो। आपको एक आइडिया दूं तो 4 लाख किलोमीटर में आपका सारा प्लेनेट फिट हो जाएगा। इसके बारे में मैंने पहले एक बार बताया है, लेकिन इस बात पे आप गौर करो एक बार पूरा फोकस के साथ कि सौर मंडल के सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द जायंट जुपिटर और सैटर्न, सबको अगर पास पास लाके रख दें, धरती और चांद के बीच में इतने छोटे से दूरी जो कि सोलर सिस्टम से कंपेयर करें तो क्या है ये डिस्टेंस? कुछ भी नहीं है, लेकिन इसके बीच में ही सारे प्लैनेट्स फिट हो जाएंगे। ये बहुत ही गजब फैक्ट है और इससे ये पता चलता है हमें कि जो सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके बीच में गैप कितना है। गैप ना हो तो वो 4 लाख में ही पूरा अट जाएगा, लेकिन गैप बहुत बहुत है। ऐसे कार्टून वोटून आप देखते होंगे सोलर सिस्टम का तो आपको अंदाजा नहीं लगता होगा, लेकिन एक्चुअल में बहुत वाइड गैप है हर एक प्लैनेट के बीच में। एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा है। और हमारे यूनिवर्स के बेसिक चीजों को देख लो,
एटम को देख लो ना, एटम के बारे में आपको पता है 90% ये एम्प्टी स्पेस ही होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वो गोल गोल छोटे छोटे वो कितना जगह लेगा, बाकी एम्प्टी स्पेस से ही तो मोस्टली एटम बना हुआ है। तो ये स्पेस बहुत कमाल की चीज है और बहुत भरी हुई है हमारे यूनिवर्स में। फैक्ट नंबर 16, क्या आपको पता है कि इलॉन मस्क हम सबको मार्स पे क्यों भेजना चाहते हैं? उनके हिसाब से धरती मतलब नेचुरल कॉजेज, क्लाइमेट चेंज, एस्ट्रॉयड, इतनी सारी प्रोबेबल रीजंस है जिसके चलते धरती पे कुछ इमरजेंसी आ सकती है, चांसेस कम है। तो अगर हमारा नियरेस्ट प्लैनेट मार्स हैबिटेबल क्लाइमेट में है तो क्यों ना हम उसको पूरा घेर के मार्स पे एक पूरा कॉलोनी बनाएं। और उनका प्लान ये है कि हम थोड़े थोड़े लोगों को ले जाएंगे मार्स पे स्पेसशिप द्वारा। अर्थ और मार्स के बीच में कुछ कुछ लोगों को ले जाके कहा जा रहा है कि साल 2050 तक करीब 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग मार्स पे भेज दिए जाएंगे। अभी तक 2 ही है जहां पे नेक्स्ट 100 साल तक वैज्ञानिक लोगों का कॉलोनी देखना चाहते हैं स्पेस में, वो है मून और मार्स। फैक्ट नंबर 15, मैंने पिछले वीडियो में आपको एक फैक्ट बताने वाला था बट भूल जाता हूँ बार बार। मैंने ये कहा था कि वैज्ञानिक लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे मेरे को डर लग रहा है। क्या है कि जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब, क्या इनमें छेड़खानी करना अच्छी बात है? जब भी इनमें कुछ छेड़खानी किया जाता है तो कुछ ना कुछ डेंजरस निकलता है। तो मैं आपको पेंटा क्वार्क के बारे में बताना चाहूंगा। पेंटा क्वार्क का अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो आपको यहाँ दिखेगा, दे आर नॉट नोन टू ऑकर नेचुरली और एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स। मतलब ये ऐसे पार्टिकल्स है जो कि लैब में बनाए गए हैं, 4 क्वार्क्स को लेके और एक एंटी क्वार्क को लेके बाउंड करके ये बनाया जाता है। बस यही कहना चाहता हूँ कि वैज्ञानिकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। फैक्ट नंबर 14, वॉयेजर 1 जो कि फारदेस्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट एवर है, जो कि हमारे पृथ्वी से 23 बिलियन किलोमीटर्स दूर है, उसके बारे में मैंने आपको बहुत सारा जानकारी दिया है कि वो कितना औसम है। इतना पुराना होते हुए भी वैज्ञानिकों के आज के टाइम में भी काम आ रहा है वो, और सौर मंडल के अंत तक जाके एक्सप्लोर कर चुका है वो। लेकिन बात है कि एक थोड़ी सी बैड न्यूज है कि वो अपने कोऑर्डिनेट्स को लेके कंफ्यूज्ड है। वॉयेजर 1 जो है वो उसको पता ही नहीं कि मैं स्पेस पे कहाँ हूँ। मतलब जो भी सैटेलाइट छोड़ा जाता है वो अगर धरती से दूर जा रहा है तो उसका टोटल लोकेशन पता होता है कि यहाँ से इतने दूर हूं मैं और वापस जाने में इतना टाइम लगेगा, कैलकुलेशन उसी के हिसाब से होता है। ये इतना दूर चला गया है कि वो कंफ्यूज हो गया है अबाउट इट्स लोकेशन। ऐसी बात नहीं कि डेटा नहीं आ रही है, डेटा आ रही है, डेटा जा भी रही है, 24 घंटे के करीब लगता है डेटा आने जाने में। लेकिन वो स्पेस क्राफ्ट अपना मूवमेंट और ओरिएंटेशन दोनों लेके कंफ्यूज्ड है लोकेशन को लेके। ऑपरेट तो नॉर्मली कर रहा है, रिसीव कर रहा है कमांड, एग्जीक्यूट कर रहा है कमांड, डेटा गैदर कर रहा है, धरती पे भेज रहा है, लेकिन वो लोकेशन कंफ्यूज होना शुरू हो गया उसका। एंड ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फैक्ट नंबर 13, क्या आपको पता है कि न्यू ईयर्स का जो हम लोग रेजोल्यूशन बनाते हैं, जो कि कुछ महीनों बाद आप लोग सब बनाओगे कुछ ना कुछ, कि मुझे हेल्दी होना है, मुझे ये नॉलेज गेन करना है, मुझे ये कोर्स कंप्लीट करना है, मुझे ये भाषा सीखना है, तो एक महीना आते आते मतलब फरवरी आते आते 80% लोग अपना ये छोड़ देते हैं। क्या आप भी उनमें से हो? क्या आप भी फरवरी को ही छोड़ देते हो? मैंने पर्सनली बहुत कुछ रखा था पास्ट में, बट मैं फरवरी तक तो नहीं, लेकिन 10 जनवरी तक ही छोड़ दिया था मैं। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि बैंकॉक में पुलिस को पनिश करने के लिए एक बहुत ही यूनिक सिस्टम है। क्या है कि जो अथॉरिटी वाले लोग होते हैं, पुलिस वगैरह, उनसे भी तो कोई क्राइम हो सकता है, जाने में या अनजाने में हो सकता है। लेकिन तो बैंकॉक में क्या है कि कुछ ऐसा पहनाया जाता है उनको, इसको कहते हैं हेलो किटी मार्क, हेलो किटी। और अगर पुलिस से कोई गलती होती है तो हेलो किटी पहना जाता है उनको बैंकॉक में, एक्सक्लूसिव। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको पता है कि कई लोग गाड़ी चलाते वक्त अपना फोन
बीच बीच में यूज करते रहते हैं। अगर सीधा रोड है, हाईवे है, सामने खास भीड़ नहीं है, तो चलते रहेगा गाड़ी और वो मोबाइल फोन यूज करते रहेंगे। लेकिन इसका एक साइंटिफिक एनालिसिस करें तो आपको पता है, कोई ड्रंक होके गाड़ी चला रहा है तब उस इंसान का जितना परसेंट एक्सीडेंट का चांस होता है, अगर कोई पिया हुआ नहीं है, जस्ट मोबाइल चला रहा है, तब जो परसेंटेज है वो उसको मैच करता है, ड्रंक वाले केस को। यानी पीकर गाड़ी चलाना और मोबाइल को ग्लैंस करते रहना बीच बीच में, ये दोनों इक्वली डेंजरस है। फैक्ट नंबर 10, क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप पे जब आप किसी को ओरिजिनल इमेज सेंड करते हो, ओरिजिनल फाइल, तो कुछ ऐसा बन के आता है। फोटो भेजते हो तो वो तो नॉर्मली आता है, लेकिन ओरिजिनल ऐसा आता है। तो इसमें जो रैंडम गिब्रिश नंबर है, ये जस्ट कोई रैंडम जनरेटेड नंबर नहीं है। इससे हम लोग ये पता कर सकते हैं कि वो कब भेजा गया था। इसका जो फॉर्मेट है वो देखो, ये होता है ईयर 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 ईयर, मंथ मंथ, डेट डेट, आवर, मिनट, सेकंड। मतलब शुरू का 4 डिजिट वो ईयर होता है, कब भेजा गया था, फिर महीना, फिर डेट, फिर किस घंटे को, मिनट को, सेकंड को, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। मतलब एग्जैक्टली सेकंड वाइज ये डिनोट करता है। एंड कंप्यूटर और मोबाइल के दुनिया में इमेजेस की बात आती है या फिर कोई भी ओवरऑल चीज की बात आती है, हमेशा कोई फाइल का नंबर अगर कुछ होता है, आपने कुछ अप्लाई किया, उसका कोई नंबर जनरेट हुआ, तो हम लोग कहते हैं कि हाँ वो रैंडम नंबर होगा, मे बी सिस्टम जनरेटेड। तो बहुत केस में वो पूरा गिब्रिश रैंडम नंबर होता है, जैसे फाइल नंबर या फिर कोई भी नंबर। लेकिन बहुत टाइम पे अगर शुरू का 4 डिजिट अभी के साल को डिनोट करे तो समझ जाना कि वो पूरा साल टाइम वाला ही हिसाब है। ये फॉर्मूला है। फैक्ट नंबर 9, साल 2007 में पहला आईफोन लॉन्च हुआ था। तो उस टाइम आईफोन अभी के इतना महंगा तो नहीं था, लेकिन आपको पता है कि अगर आपके रिश्तेदार में या फिर आपके जान पहचान में किसी के पास भी वो साल 2007 वाला छुटकू आईफोन अगर सील्ड डब्बा होगा उसके पास, तो रातों रात लखपति बन सकता है। क्योंकि आप ये आर्टिकल देखो, LCG ऑक्शंस और बाकी कई ऑक्शंस में जो अनओपेंड और फैक्ट्री सील्ड आईफोन्स हैं, जो कि मतलब नहीं खुले हैं, एकदम फैक्ट्री सील्ड, वो 30-32 लाख रुपए तक भी बिका है। उस टाइम का क्या, अभी का लेटेस्ट ब्रांड न्यू 32 आईफोन खरीद सकता है 30 लाख में, लेकिन उस टाइम का पहला आईफोन का कोई अनसील्ड अगर किसी के पास कोई अगर खरीद के रख लिया होगा, अलमारी में होगा ना, तो सही में उसका लक चमक जाएगा। तो ऐसी चीजों को हम लोग को देखते रहना चाहिए। पुराने कॉइन्स हो गए जिसके बारे में मैंने आपको बताया है, उसको ऐसे ही नहीं है, वो सबका वैल्यू हो जाएगा बाद में। कोई कॉइन 2000 साल में बना है, लिखा रहता है 2000, 2001, तो 2050 या 2040 में वो 20-30 लाख या 50 लाख के घर के दाम के बराबर बिकता है कलेक्टर्स के पास। और बाकी आईफोन देखो, अनओपेंड सील्ड, वो कितना का आईफोन होगा, 30-40 हजार, उससे भी सस्ता। लेकिन ऑक्शन में देखो 32 लाख का बिडिंग। मतलब अवेयर रह के अमीर बना जा सकता है। फैक्ट नंबर 8, हमने काले 6 ब्लैक होल के कॉलिजन के बारे में बात किया है कि अगर 2 ब्लैक होल्स टकरा जाएं तब क्या होगा। वो मिलके एक बड़ा ब्लैक होल बन जाएगा। अभी तक सिर्फ ये कैलकुलेशंस में था, प्रेडिक्टेड था, बट आज तक हमने स्पेस में डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं किया है किसी 2 ब्लैक होल को मिलते हुए और बड़ा होते हुए। ये जस्ट वैज्ञानिक मैथमेटिक्स के जरिए पता करते हैं, और ये इतने रेयर है कि ये हार्ड टू डिटेक्ट है। लेकिन आप ये आर्टिकल देखो, ऐसा चांस मिला है वैज्ञानिकों को जो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। सिर्फ 2 नॉर्मल ब्लैक होल्स नहीं, बल्कि 2 सुपर मैसिव ब्लैक होल्स 3 साल में कोलाइड होने वाले हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मोमेंट्स है। सिर्फ 3-4 साल में हमें वो दिख जाएगा होते हुए, और तब वैज्ञानिक इसको और स्टडी करके ब्लैक होल्स के बारे में और भी बहुत कुछ हम लोगों को बता पाएंगे। और इसके बारे में सबसे पहला अपडेट आपको फैक्टेक्स पे मिलेगा। बने रहिए फैक्टेक्स के साथ। और वैसे ही जैसे ब्लैक होल में कोई चीज घुस पाती है, निकल नहीं पाती, व्हाइट होल से बहुत चीजें दूसरे यूनिवर्स से में भी आती है, लेकिन उसमें हम लोग जा नहीं सकते। लेकिन ये व्हाइट होल भी मैथमेटिकली कैलकुलेटेड है कि अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी होगा, ब्लैक होल है तो व्हाइट होल भी होगा।
लेकिन अभी तक कोई रियल लाइफ में व्हाइट होल दिखना वो अभी तक अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है। भूत है तो भगवान भी है, ब्लैक होल है तो व्हाइट होल भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव को होना ही पड़ेगा। अगर कोई ऐसा छेद हो सकता है जिसको जस्ट पिक्चराइज किया गया है, दिख गया है रियल लाइफ में, ब्लैक होल का पहला इमेज जिसमें कोई चीज घुस पाती है लेकिन कभी भी नहीं निकल पाती है, तो उसका ऑपोजिट जिसमें कोई चीज निकलते जाएगी, कुछ ना कुछ अतरंगी चीजें, लेकिन उसमें जा नहीं सकेंगे, वो रिपेल करेगा हमें, वैसा व्हाइट होल होना ही होगा। बस दिखा नहीं, वो टेम्पररी बात है, दिख जाएगा, होप करते हैं। बने रहिए फैक्ट्स के साथ, मिलेगा आपको सबसे पहला न्यूज व्हाइट होल का हमारे चैनल पे और कहीं नहीं। फैक्ट नंबर 7, आपने क्या कभी दी नोबेल प्राइज फैमिली के बारे में सुना है? क्या है कि ये जो फोटो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये है नोबेल प्राइज फैमिली। मैरी क्यूरी ये 2 नोबेल प्राइजेस जीती थी, एक फिजिक्स में और एक केमिस्ट्री में। इनके हस्बैंड पेरी क्यूरी फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीते थे। इनकी जो बेटी है आयरीन जॉलियट क्यूरी, वो 1935 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीती थी। ये वो फैमिली है जिसके पास सबसे ज्यादा नोबेल प्राइजेस हैं। फैक्ट नंबर 6, एक डीप सी लाइन में आपको बता रहा हूँ, इस दुनिया में 2 ही दिन ऐसे होते हैं जिस दिन एक इंसान को 24 घंटे नहीं मिलते हैं। आपका दिन कितने घंटे का होता है? 24 घंटे का, जितना ये दिन होता है सबका वैसे ही होता है, लेकिन आपका 2 दिन ऐसा है जिसमें आपको 24 घंटे से कम मिलते हैं। ये कौन दिन? पहला वो दिन जिस दिन आप जन्म लिए थे, शाम के 7 बजे, दोपहर में 3 बजे। अपने मम्मी से पूछो कब आप जन्म लिए थे, तो उस दिन टेक्निकली आपको 24 घंटे से कम मिले थे। और दूसरा वो जिस दिन आप जाओगे इस दुनिया से, उस दिन भी 24 घंटे से कम ही रहेंगे टेक्निकली। मतलब एक डीप सा थॉट था, थॉटफुल थॉट। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि केपलर ये पहला अर्थ साइज्ड प्लेनेट हमें मिला है? मतलब कोइंसिडेंस ये है ना कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कोई ऐसा प्लेनेट मिले जो कि धरती से सबसे ज्यादा मेल खाता हो, आज तक का सबसे ज्यादा मेल खाने वाला, तो वो यही है। फॉर्चुनेटली क्या है कि बहुत अमेजिंग कोइंसिडेंसेस हैं। पहली कोइंसिडेंस कि इसका साइज नियरली अर्थ साइज्ड ही है, कुछ किलोमीटर का अंतर है। दूसरा, जैसे कि धरती 365 दिन अपने सूरज को चक्कर लगाती है, ये 384 दिन में लगाती है, ऑलमोस्ट सामने सामने है। और तीसरी बात, इसका जो तारा है जिसको ये चक्कर लगाती है, वो भी हमारे तारे के साइज के बराबर ही है। और चौथी बात कि हमारा धरती गोल्डीलॉक्स जोन में है, यानी वो ऐसे जगह पे चक्कर लगाता है जहां पे टेम्परेचर एकदम बैलेंस्ड है लाइफ के लिए, हम जैसे लाइफ के लिए। तो वो भी हैबिटेबल जोन, गोल्डीलॉक्स जोन में ही वो रोटेट कर रहा है। ये आज तक का सबसे बेस्ट कैंडिडेट है, लेकिन यहाँ पे जाके हम लोग रिसर्च कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये 1800 लाइट ईयर दूर है। लाइट की स्पीड से भी जाओ तो 1800 साल लग जाएंगे। मतलब 18 जनरेशन। साइंटिस्ट को बच्चा पैदा करना होगा, वो बड़ा होगा, फिर उसका बच्चा पैदा होगा स्पेस में ही। 18 पुश्तों के बाद जाके वहां पहुंचेंगे हम लोग। अगर लाइट के स्पीड से गए तो उतना स्पीड तो इम्पॉसिबल है, मतलब ये आउट ऑफ रीच है। बट जूम करके देख रहे वैज्ञानिक कि इस पे क्या है, क्या लाइफ तो नहीं है। फैक्ट नंबर 4, गैलेक्सीज में एक टाइप के स्पेसिफिक गैलेक्सीज होते हैं जिनको ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल गैलेक्सी कहा जाता है। ग्रैंड डिजाइन इसलिए कि देखो, गैलेक्सीज तो राउंड होते हैं, सबको पता है, लेकिन वो परफेक्टली सिमेट्रिकल हो, एकदम ऐसा लगे कि गॉड का वर्क ऑफ आर्ट है एकदम। उन ब्यूटीफुल गैलेक्सीज जिसमें अजीब ब्यूटी मौजूद हो, उनको ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल गैलेक्सी कहते हैं। बाकी गैलेक्सीज कोई रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, ओवरऑल गोल होते हैं, बट ये एकदम ऐसा लगता है कि एकदम जेल लगा के बाल को एकदम सेट कर लिया हो, ऐसा एकदम गॉड का वर्क ऑफ आर्ट। तो नासा ने M100 नाम के गैलेक्सी के बारे में देखो आर्टिकल पोस्ट किया है कि ये गैलेक्सी है जिसपे 100 बिलियन से भी ज्यादा तारे हैं, और ये एक ग्रैंड डिजाइन स्पाइरल गैलेक्सी है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एकदम इम्पॉसिबल सा लगता है। फैक्ट नंबर 3, जो धरती की तरफ आते हैं कॉमेट्स, जो कि खतरनाक होते हैं,
तो कॉमेट के टेल भी होते हैं, इनका पूंछ होता है। क्या है कि बहुत सारे कॉमेट पे आइस होता है, पानी होता है, तो आइस जैसे धरती के एटमॉस्फेयर पे आता है तो वो गलने लगता है, तो उसका टेल बन जाता है, पूंछ बन जाता है। बट एक ऐसा प्लैनेट है, ये इंफॉर्मेशन बहुत मस्त है कि एक ऐसा प्लैनेट भी है जिसका टेल है, और अभी तक पूरे ब्रह्मांड में एक ही ऐसा प्लैनेट मिला है। राउंड प्लैनेट की बात हो रही है जिसका पूंछ है। गल रहा है क्या? वही हो रहा है एक्चुअल में। ग्लीसे 436b ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि कॉन्टिन्यूअसली इवेपोरेट हो रहा है, और जैसा कॉमेट का एक टेल होता है, एक पूंछ होता है, इसका भी वैसा ही है। फैक्ट नंबर 2, आपको एक प्लैनेट के बारे में पता है? वैज्ञानिकों को जब ये मिला था तब वो पागल हो गए थे। हमारा यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड है। ब्रह्मांड का बिग बैंग से लेके आज तक का टाइम। एक ऐसा प्लैनेट है जिसको दी जेनेसिस प्लैनेट कहा जाता है, और कॉन्स्टेलेशन स्कॉर्पियस, ये जो कॉन्स्टेलेशन है ये आपको रात में दिखेगा आसमान में, इसी में मौजूद है धरती से 12,400 लाइट ईयर दूर, और ये प्लैनेट 13 बिलियन साल पुराना है। अजीब सा है, ये पहला प्लैनेट ऐसा मिला है जिसका एज कैलकुलेट करोगे तो ये यूनिवर्स के बराबर का एज है। द जेनेसिस प्लैनेट, प्लैनेट मेथ्यूसेला नाम है इसका, और टेक्निकल नेम है PSR B1620-26b। ये सबसे ओल्डेस्ट प्लैनेट है हमारे नोन यूनिवर्स का। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि ये बाल्टी 25,000 का क्यों लिस्ट किया गया है? आपको पता है, ये गजब सा मार्केटिंग आपको मैं बता रहा हूं। बहुत सारे ई कॉमर्स कंपनीज में ऐसे प्राइसेस लिस्ट कर दिए जाते हैं किसी भी सेलर द्वारा, और किसी भी नॉर्मल चीज का प्राइस बहुत हाई रख दिया जाता है। फिर क्या होता है कि जब इतना प्राइस लोग देखते हैं तो आपको पता है एक अजीब सा साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्स ट्रिगर होता है। कई लोग इसके बारे में मजाक उड़ाते हैं और कई लोग खरीदते भी हैं। तो जब भी किसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऐसी अनकॉमन प्राइस दी जाती है तो आपको पता है, ये जो आप देख रहे हो ये बाल्टी, इसके केस में और बहुत सारे कई केसेस में ये सोल्ड आउट हो जाती है, सारे बाल्टी बिक जाते हैं। अब ऐसा क्यों? लोग क्यों खरीदते हैं? यही तो साइकोलॉजिकल बात है। लोग को लगता है कि ये ट्रेंड में है, इसमें कुछ स्पेशल होगा, और लोग लेने लगते हैं। अब आप कहोगे कि हाँ ये तो बेवकूफी है, क्यों लेगा कोई? लेने वालों की कमी नहीं है। मतलब मेरे एक रिलेटिव ने बताया था, हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे थे कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उन्होंने मेरे को कहा कि ऐसे भी लोग दुनिया में भरे पड़े हैं जो कि बोरे में कैश लेके ढूंढ रहे हैं कि मैं पैसा कहाँ इन्वेस्ट करूं। मैं कहा ओ भाई गजब। तो ऐसी जो अतरंगी चीजें हैं ना, ये कभी कभी काम कर जाती है, हमेशा तो नहीं करेगी। अब ये नहीं कि आप लिस्ट कर दो कोई चीज और वो बिक ही जाएगी, लेकिन काम भी करती है। इनफैक्ट ऐसे एप्स हैं, पेड एप्स, जिनका दाम रख दिया गया है 1 लाख 2 लाख, और नाम दे दिया गया है द कॉस्टलीस्ट ऐप एवर, और लोग अपने स्टेटस के लिए वो खरीदने लगते हैं कि हाँ मैं 2 लाख का ऐप खरीदा, अब तो मेरे पास ये ऐप है, मैं तो ग्रेट हूँ। बट उन्हें ये नहीं पता कि वो जस्ट उनका जेब भर रहे और कुछ नहीं। तो ऐसी साइकोलॉजिकल मार्केटिंग भी होती है हमारे दुनिया में, और काम करती है, तभी बीच बीच में ऐसी चीजें सरफेस हो जाती है। एंड ये बाल्टी भी उनमें से एक ही मार्केटिंग था। अब तो फिलहाल ये डिलिस्ट हो चुका है, लेकिन ऐसा क्यों होता है और ये कैसे काम कर जाता है और कैसे कई लोग अमीर